नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी पदानुक्रमित क्लस्टरिंग यानी हायरार्किकल क्लस्टरिंग। जी ये असल में उन डेटा को समझने का एक तरीका है जिनमें पहले से कोई लेबल या ग्रुप्स नहीं होते। बिल्कुल। और हमारी आज की बातचीत का आधार है रॉयल रिसर्च का एक लेख, पदानुक्रमित क्लस्टरिंग, डेटा समूहीकरण का अनावरण। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है। हाँ, और खासकर इसकी वो खूबी कि इसमें हमें पहले से क्लस्टर्स की संख्या नहीं बतानी पड़ती, है ना? सही कहा, यही इसका एक बड़ा फायदा है। लेख में भी इस बात पर काफी जोर है। और वो पेड़ जैसी संरचनाएं, डेंड्रोग्राम्स। लेख कहता है कि ये डेटा के अंदर के रिश्ते उजागर करते हैं। ये सुनने में तो काफी रोमांचक लगता है। हाँ, वो विजुअलाइजेशन इसका एक अहम हिस्सा है। ये के मीन्स जैसे तरीकों से काफी अलग है, जहां आपको शुरू में ही के की वैल्यू मतलब ग्रुप्स की संख्या बतानी पड़ती है। तो ये ज्यादा लचीला हुआ, खासकर जब आप डेटा को बस एक्सप्लोर कर रहे हो। बिल्कुल, जब पता ना हो कि डेटा में क्या पैटर्न्स हैं, तब ये बहुत काम आता है। चलिए तो फिर इसे थोड़ा और समझते हैं। ये क्लस्टरिंग होती कैसे है, इसके मुख्य तरीके क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर दो मेन अप्रोच हैं। पहला है एग्लोमरेटिव। एग्लोमरेटिव। हाँ, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। इसे बॉटम अप या नीचे से ऊपर वाला तरीका भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर डेटा पॉइंट, बिल्कुल हर एक, शुरुआत में अपना खुद का एक क्लस्टर होता है, अकेला। अच्छा, हर पॉइंट एक अलग ग्रुप। हाँ, और फिर एल्गोरिदम सबसे करीबी या सबसे मिलते जुलते क्लस्टर्स को ढूंढता है और उन्हें जोड़ देता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। जुड़ते जाते हैं। हाँ, कब तक? जब तक सारे पॉइंट्स मिलकर एक बड़ा क्लस्टर नहीं बन जाते। मतलब छोटे छोटे ग्रुप से शुरू होकर एक विशाल ग्रुप तक। समझ गई। तो ये हुआ नीचे से ऊपर। हाँ और दूसरा तरीका इसके उलट होगा शायद। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है विभाजनकारी यानी डिवाइसिव क्लस्टरिंग। ये टॉप डाउन या ऊपर से नीचे काम करता है। टॉप डाउन मतलब इसमें हम एक बड़े क्लस्टर से शुरू करते हैं जिसमें सारे के सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, और फिर से धीरे धीरे छोटे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रुप्स में तोड़ते जाते हैं, विभाजित करते जाते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल उल्टा है। रॉयल रिसर्च वाला लेख कुछ कहता है कि कौन सा बेहतर है। लेख बताता है कि वैसे तो एग्लोमरेटिव ज्यादा कॉमन है, पर विभाजनकारी तरीका कभी-कभी जटिल डेटा जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ज्यादा अच्छे या कह सकते हैं अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, आपने शुरू में डेंड्रोग्राम का जिक्र किया था, वो पेड़ जैसी तस्वीर, वो इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होती है? हाँ, डेंड्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से पूरी क्लस्टरिंग प्रक्रिया का विजुअल नक्शा होते हैं। सोचिए, एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर। पेड़ जैसा। हाँ, उसमें नीचे जो पत्तियां, लीव्स होती हैं, वो हमारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को दिखाती हैं। फिर जैसे जैसे शाखाएं ऊपर की तरफ मिलती जाती हैं, हाँ, वो दिखाती हैं कि कौन से क्लस्टर किस लेवल पर एक साथ जुड़े। और शाखाओं की जो ऊंचाई होती है ना। ऊंचाई, हाइट। हाँ, हाइट। वो अक्सर ये बताती है कि जो क्लस्टर जुड़ रहे हैं उनके बीच कितनी दूरी या असमानता थी। ज्यादा ऊंचाई मतलब ज्यादा असमान क्लस्टर जुड़े। अच्छा, तो डेंड्रोग्राम देखकर हम समझ सकते हैं कि ग्रुप्स कितने क्लोज हैं या कितने अलग, और ये कैसे जुड़ते गए। एकदम सही। ये हमें क्लस्टर्स का पूरा पदानुक्रम मतलब पूरी हायरार्की दिखाता है। और सबसे काम की बात, हम डेंड्रोग्राम को किसी खास ऊंचाई पर काट सकते हैं। काट सकते हैं मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर। जहां वो लाइन शाखाओं को काटती है, उतने क्लस्टर हमें मिल जाते हैं। तो ये हमें तय करने में मदद करता है कि हमें अपने एनालिसिस के लिए कितने ग्रुप्स चाहिए। ये विजुअलाइजेशन इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका लगता है विजुअली समझने का। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, ये जोड़ने या तोड़ने का आधार क्या है? मतलब अब कैसे तय होता है कि कौन से पॉइंट्स समान हैं या करीब हैं? यहाँ दूरी मैट्रिक्स का क्या रोल है? ये तो बहुत क्रिटिकल होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। दूरी मैट्रिक्स या सिमिलैरिटी मेजर्स इस पूरी तकनीक की नींव है। यही तो तय करते हैं कि दो डेटा पॉइंट्स कितने समान हैं या कितने दूर। सबसे कॉमन है यूक्लिडियन दूरी। यूक्लिडियन दूरी, वो सीधी लाइन वाली। हाँ, बिल्कुल। जैसे ग्राफ पर दो पॉइंट्स के बीच सीधी लाइन खींच दी। ये न्यूमेरिक डेटा के लिए काफी अच्छा काम करती है। और अगर डेटा अलग तरह का हो, मान लीजिए टेक्स्ट डेटा हो, या जैसे शहरों के बीच दूरी जहां सीधी रेखा का कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा सवाल। ऐसी सिचुएशन के लिए दूसरे मैट्रिक्स हैं, जैसे मनहट्टन दूरी। सोचिए जैसे आप किसी शहर में ग्रिड वाली सड़कों पर चल रहे हों। आप ब्लॉक के बीच से नहीं जा सकते, आपको सड़कों पर मुड़ना पड़ता है। हाँ हाँ, राइट एंगल टर्न्स, बिल्कुल।
और टेक्स्ट डेटा के लिए अक्सर कोसाइन सिमिलैरिटी यूज होती है। ये दूरी के बजाय वेक्टर्स के बीच के एंगल पर फोकस करती है। रॉयल रिसर्च का लेख भी इस बात पे जोर देता है कि सही मैट्रिक चुनना कितना जरूरी है। गलत मैट्रिक से नतीजे बिल्कुल गलत दिशा में जा सकते हैं। सही बात है। मैट्रिक का चुनाव तो बहुत सोच समझ कर करना होगा। अच्छा, अब इसके इस्तेमाल पर आते हैं। ये तकनीक असल दुनिया में कहाँ-कहाँ काम आती है? इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग फील्ड्स में। जैसे जीव विज्ञान में इसका इस्तेमाल प्रजातियों के विकासवादी रिश्ते समझने में होता है, वो जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनते हैं। अच्छा, हाँ। और बिजनेस में, मार्केटिंग वगैरह में। मार्केटिंग में तो बहुत होता है। कस्टमर्स को उनके खरीदने के पैटर्न या इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप्स में बांटने के लिए, ताकि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की जा सके, सेगमेंटेशन के लिए। और कंप्यूटर साइंस या डेटा एनालिसिस में, हाँ बिल्कुल, टेक्स्ट एनालिसिस में जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स को टॉपिक के हिसाब से ग्रुप करना, सोशल नेटवर्क में कम्युनिटीज ढूंढना, इमेज सेगमेंटेशन में भी इसका रोल है। इमेज सेगमेंटेशन जैसे मेडिकल इमेजिंग में एमआरआई या सीटी स्कैन में अलग अलग टिश्यूज या ट्यूमर्स को पहचानना और अलग करना। वाह, ये तो वाकई काफी वर्सेटाइल तकनीक लगती है। लेकिन जाहिर है हर चीज की तरह इसकी भी कुछ कमियां या चुनौतियां होंगी। फायदे तो हमने देखे। हाँ बिल्कुल, फायदे तो हैं, जैसे क्लस्टर नंबर पहले से नहीं बताना पड़ता, डेंड्रोग्राम से विजुअल समझ अच्छी मिलती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बड़े डेटा सेट्स पर। बड़े डेटा सेट्स पर क्या मतलब? ये कंप्यूटेशनली महंगा हो सकता है। मतलब इसे चलाने में बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर और टाइम लग सकता है, खासकर एग्लोमरेटर वाला तरीका, क्योंकि उसे हर पॉइंट पेयर की दूरी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये तो एक बड़ी लिमिटेशन है आजकल के बिग डेटा के दौर में। और नतीजों की क्वालिटी के बारे में क्या? ये शोर, मतलब नॉइज और आउटलायर्स के प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। आउटलायर्स यानी वो डेटा पॉइंट्स जो बाकी सबसे बहुत अलग हों, वो क्लस्टरिंग के स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, और एक और बात। हाँ, एक और अहम बात यह है कि एक बार क्लस्टर बन गया, जैसे एग्लोमेरेटिव में 2 ग्रुप जुड़ गए या डिविजिव में एक ग्रुप टूट गया, तो वो फैसला फाइनल होता है, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। इसे ग्रीडी अप्रोच कहते हैं। मतलब हो सकता है कि शुरू का कोई फैसला बाद में सबसे अच्छा साबित ना हो, पर उसे ठीक करने का तरीका नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये कभी-कभी सब ऑप्टिमल यानी सबसे बढ़िया नहीं, ऐसे नतीजों पर पहुंचा सकता है। लेख में भी इस अटल या इर्रिवोकेबल नेचर की बात की गई है। तो अगर हम समराइज करें, पदानुक्रमित क्लस्टरिंग एक काफी पावरफुल टूल है बिना लेबल वाले डेटा में छुपे हुए पैटर्न और स्ट्रक्चर को ढूंढ निकालने के लिए। और डेंड्रोग्राम हमें उस स्ट्रक्चर को देखने और समझने का एक बहुत इंट्यूटिव तरीका देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए एक बेहतरीन तकनीक है। और यहाँ एक सोचने वाली बात शायद ये है कि डेंड्रोग्राम को कहाँ काटना है ये तय करना, मतलब कितने क्लस्टर बनाने हैं, ये फैसला आखिर में इंसान ही लेता है ना? अपने एनालिसिस के गोल को ध्यान में रखकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एल्गोरिथम आपको एक स्ट्रक्चर बना कर देता है, डेंड्रोग्राम दिखाता है, लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेशन के कौन से क्लस्टर मतलब रखते हैं, कहाँ लाइन खींचनी है, ये अक्सर डोमेन नॉलेज और विश्लेषक के जजमेंट पर निर्भर करता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि डेटा ड्रिवन प्रोसेस में भी मानवीय समझ और फैसले की जगह हमेशा रहती है। बिल्कुल। अंतिम निष्कर्ष सिर्फ डेटा या एल्गोरिथम से नहीं, बल्कि मानवीय बुद्धि और संदर्भ की समझ से ही निकलते हैं।